हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल के वीडियो में हमने देखा कि इंडिया में अरब्स के अटैक्स होना स्टार्ट हो गए थे और हमने उनका रीज़न जाना था कि अरब के अटैक्स कितना क्यों हो रहे थे। और उसमें स्पेसिफिक बैकग्राउंड अगर हम कॉज देखें कि जब गुप्ता पीरियड के बाद हम देखते हैं कि इंडिया में कोई भी कैपेबल रूलर नहीं आता है। रूलर तो उस टाइम इंडिया में थे, लेकिन कोई भी कैपेबल रूलर नहीं था। साथ ही साथ क्या था, गुप्ताज के बाद हर्षवर्धन ने एक हद तक ट्राई किया था इंडिया को यूनाइट करने का, लेकिन जब उनकी मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा रूलर इंडिया में नहीं आता है जो पूरे इंडिया को एक यूनाइट करके एक सेंट्रल पावर हो इंडिया में। और सेकंड एक रीजन क्या था कि जब गुप्ता के टाइम में क्या था कि ट्रेड काफी फ्लोरिश किया था, ट्रेड इंडिया काफी अच्छा था, तो काफी वेल्थ भी बहुत अच्छी थी। तो अब इंडिया के राजा को क्या हो गया, एक लग्जरियस लाइफ जीने की आदत पड़ चुकी है। बिल्कुल मतलब कोर्ट में डांस चल रहा है, गाना चल रहा है, लोग दारू मदिरा पी रहे हैं, मतलब मस्त है आराम से। उन्हें देश की कोई चिंता नहीं है, आराम से एक लग्जरियस लाइफ जीने में जो लोकल रूलर से छोटे छोटे राजा रह गए हैं वो अपनी लग्जरियस लाइफ में बिल्कुल व्यस्त है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, इंडिया से बाहर जो अरब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बहुत ट्राइब्स हैं, छोटी छोटी ट्राइब्स हैं जो कि बहुत गरीब है। यहाँ पे इनको वेल्थ नहीं है, खाने को नहीं, बस कुछ नहीं है। तो ये अपनी गरीबी दूर करने के लिए इंडिया की तरफ ये देखते हैं कि यहाँ बहुत पैसा है और ये पैसे को, वेल्थ को लूटने के लिए यहाँ अटैक करते हैं। लेकिन वेल्थ के साथ साथ हमने देखा था कि एक रीजन और था कि प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम था, और तीसरा रीजन हमने देखा था कि पर्सनल कॉजेस भी थे जिनकी वजह से कि अटैक्स हो रहे थे। तो कल के वीडियो हमने पढ़ा था, एक कासिम के बारे में पढ़ लिया था और एक महमूद गजनवी के बारे में पढ़ लिया था। आज का टॉपिक में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के अटैक के बारे में। ठीक है, तो होता क्या है कि गौरी के टाइम में क्या है कि जो अरब रीजन में था, जो स्लेब्स होते थे, तो जो स्लेब का मतलब ये नहीं था कि एक नौकर, ठीक है, स्लेब का मतलब था कि लाइक ए सन। गौरी जो अपने स्लेब्स को अपने बेटों की तरह बिल्कुल मानता है, वो सिर्फ कहने मात्र के लिए स्लेब है, लेकिन वो उनकी वैल्यू उनके बेटों के बराबर है। ठीक है, अब गौरी इंडिया में वेल्थ लूटने के लिए कई बार अटैक करता है, मल्टीपल अटैक्स होंगे जिनमें इंपोर्टेंट सिर्फ दो हैं, तराइन वार 1 और तराइन वार 2। इससे पहले जितने भी अटैक होते हैं वो गौरी सारे हार जाता है, लेकिन तराइन वार 1 होता है, ये 1191 में होता है। लेकिन याद रखना कि पृथ्वीराज चौहान लड़ते तो वहाँ ये लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उस टाइम क्या है कि तराइन के पहले ओवर में पृथ्वीराज चौहान अकेले नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, पूरी राजपूत कॉन्फेडरेसी है। जैसे कि मान लो ये अपना इंडिया है, प्यारा सा इंडिया, इसमें लग नहीं रहा है लेकिन है प्यारा सा। जैसे कि ये मान लो कि राजपूत पृथ्वीराज चौहान का राज है, यहाँ कुछ दूसरा कुछ राजपूत का राज है, ये तीसरा, ये सब मिल के कंबाइंड आर्मी जो है अरब अटैक्स के अगेंस्ट लड़ाई कर रही है। तो इसमें क्या है, गौरी हार जाता है और ये जीत जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद लेकिन जब सेकेंड तराइन वार होता है, वो भी पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी होता है इन 1192। इस लड़ाई में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान इस लड़ाई को हार जाते हैं और गौरी फाइनली जीत जाता है। अब होता क्या है कि हम रीजन देखें कि जब इससे पहले जितने अटैक हुए गौरी को बार बार हराया, लेकिन तराइन वॉर 2 में ऐसा क्या हुआ कि जो राजपूत जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाते हैं। तो रीजन ऑफ डिफीट में क्या था, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि एक राजा थे जयचंद। ठीक है, उनकी एक बेटी है, उनका स्वयंवर रखा गया था। ठीक है, तो राजपूत मतलब कि जो जयचंद चाहते थे कि जो उन्होंने कई राजाओं को न्योता भेजा और वो चाहते थे कि उनमें से किसी एक को, ये अपनी उनकी जो पुत्री है उनको किसी एक को वरमाला डाल दे, उससे उसकी शादी हो जाए। लेकिन इसमें क्या है, वो पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाते हैं वो, लेकिन इनकी जो बेटी है उनको प्यार होता है पृथ्वीराज चौहान से, वो इनसे विवाह करना चाहती हैं वो। तो ये इनको एक लेटर भेज देती हैं ऐसे ऐसे कि मुझे तुम यहाँ से ले जाओ, और तो ये बिना बुलाए यहाँ कोर्ट में पहुंच जाते हैं ये। ठीक है, और इनका क्या है, किडनैप करके इनको वहां से ले जाते हैं। तो जब ये किडनैप करते हैं, इससे होता है इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक तो जयचंद इनके खिलाफ हो जाते हैं कि उनकी बेटी को किडनैप करके चले गए ये। ठीक है, और जो राजपूत की कॉन्फिडेंस, जो बाकी जो राजपूत राजा थे उनका सपोर्ट, ये पृथ्वीराज चौहान जो इनका सपोर्ट खो देते हैं। तो जब तराइन वॉर 2 होता है, इसमें राजपूत कॉन्फिडेंसी नहीं होती है, पृथ्वीराज चौहान ही मतलब लड़ते हैं। तो जब अकेले लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनकी आर्मी वीक होगी, वीक आर्मी होगी इनकी। ठीक है,
और साथ साथ क्या है कि जो जयचंद जी है जो भेदिया का काम करता है, विभीषण बन के काम करता है, और जो इनकी कमजोरियां थी, जो राज थे, वो गौरी को बता देते हैं, और गौरी गौरी उनका फायदा उठा के इनको हरा देता है। ठीक है। जब ये त्रायणवट्टू हार जाते हैं तो उसके बाद ये क्या करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को किडनैप करके अपने अफगानिस्तान ले जाते हैं वहां पर। तो वहां पर क्या कहते हैं, उनकी तो आंख, ये स्टोरी आप सभी ने सुनी होगी, आंख फोड़ देते हैं। फिर उनका एक कोर्ट पोइट होता है चंद्रबदई, वो जाता है वहां पर, फिर वो उनको गौरी को वहां पर वो किल कर देते हैं। ठीक है। तो ये इनके पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोइट थे चंद्रबदई, तो ये एक बुक लिखते हैं पृथ्वीराज रासो। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब लेकिन ये जैसा हम स्टोरी में सुनते हैं कि मार दिया था, लेकिन इवेंट जो है एक तो इसकी ऑथेंटिकेशन पर भी क्वेश्चन मार्क है। ये फैक्ट कोई ऑथेंटिक नहीं है कि उन्होंने ही मारा था, लेकिन ऐसा किताब में ये स्टोरी ये पाई जाती है, लेकिन हिस्ट्री कुछ और भी कहती है। इसके बाद वो क्या करते हैं, जिस जयचंद ने गौरी की मदद की थी पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, ये उसके अगेंस्ट भी लड़ाई करता है, और वार ऑफ चांदपुर होता है 1194 में। इसमें क्या है, जयचंद को हरा देते हैं और गौरी जीत जाता है। अब क्या है, गौरी का जो कंट्रोल है प्लेन क्षेत्र में, सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर इसका कंट्रोल हो चुका है ये। ठीक है। उसके बाद गौरी स्टे करता है इंडिया में। 1195 में गौरी क्या है, इंडिया को छोड़ के अपने देश में जहां से वो आया था वहां चला जाता है। लेकिन जब वो यहाँ से जाता है तो उसका एक टारगेट, एक एम छोड़ के जाता है वो। उसका एम क्या होता है, वही होता है हम जो पहले वीडियो पढ़ा था, प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम। ठीक है। तो इस एम को वो दे के किसके जाता है, इसका एक और स्लेव है, उसका स्लेव का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। तो अपना इस एम को ये कुतुबुद्दीन को बोल के जाता है कि हमारा ये एम है, तुमको यहाँ पर इंडिया में रहना है और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है। तो ये जिम्मेदारी किसको मिल गई, इस्लाम को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसको मिल गई, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल जाती है। तो ये क्या करता है, ये कुतुबुल इस्लाम मॉस्क बनवाता है इंडिया में। एक और क्या करता है, 2.5 दिन का झोंपड़ा ये बनवाता है। इसमें एक बात नोट कर लीजिएगा, ये एक मॉस्क है। ठीक है। ये एक 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है, कोई झोंपड़ी नहीं है, ये एक तरह की ये मस्जिद है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे भी कई बार पूछा जा सकता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा है बेसिकली क्या है, एक मोन्यूमेंट है कि डोम है, कब्र है, क्या है। ये एक मस्जिद है। ठीक है। और ये कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाता है, याद रखना ये स्टार्ट करवाता है। ठीक है। ये मतलब कंप्लीट नहीं कर पाता है, खाली स्टार्ट करवाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार इसने बनवाई थी वो क्या थी, किस पर्पज से बनवाई थी। तो इसके दो पर्पज होते हैं। एक तो ये बनवाता है फॉर प्रे। ठीक है। प्रे करने के लिए, प्रे इन दी सेंस अजान के लिए। ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक रिलीजियस पर्पस हो गया, क्योंकि गौरी ने टारगेट भी क्या दिया था उनको, एम क्या छोड़ा था कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है, प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम करना है। तो इसका रिलीजियस पर्पस हो गया। ठीक है। सेकंड क्या आता है, इन मेमोरी ऑफ हिज मास्टर। इसका मास्टर कौन है, वही गौरी। तो गौरी की याद में भी ये बनवाता है, इन मेमोरी ऑफ गौरी। ठीक है। तो इनकी ये दो रीजन की वजह से ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। अब होता क्या है, 11,900 के बाद क्या, इसके बाद क्या होता है कि 1204 में गौरी इंडिया रिटर्न वापस आता है। इंडिया किसको इंडिया रिटर्न, मतलब इंडिया में रिटर्न होता है। ठीक है। अब पहले क्या क्या गौरी क्या करता है, जब जाता है तो ऐबक को जिम्मेदारी देके जाता है ऐसे कमांडर के तौर पे। लेकिन जब वो आता है, इसके काम को देखते से बहुत खुश होता है, और इसको क्या करता है, दिल्ली और पंजाब रीजन का, ठीक है, याद रखना कि ऐबक कहाँ का, दिल्ली एंड पंजाब रीजन का इसको किंग बना देता है। ठीक है। कि अब तुम इस रीजन के क्या हो, किंग हो। लेकिन याद रखना ये इसको उपाधि दे के तो जाता है, लेकिन ऐबक अपने आप को कभी भी किंग कंसीडर नहीं करता है। वो अब सिर्फ अपने आप को गौरी का स्लेव समझता है, एक लॉफुल या फिर लॉयल कह सकते हैं, वफादार उसका एक स्लेव है, जिसकी सिर्फ वो गौरी की आज्ञा पालन करने के लिए उस टेरिटरी पे खाली रूल कर रहा है। ठीक है। उसको कभी किंग की उपाधि वो लेता नहीं है वो। 1204 में गौरी लौट के आता है। 1205 में क्या करता है, गौरी वापस जाता है। ठीक है। लेकिन रास्ते में क्या होते हैं, इसकी लड़ाई होती है खोकर जाट से।
ये रास्ते मिल जाते हैं खोकर जाट्स। ये क्या करते हैं, गौरी को लड़ाई में मार देते हैं, किल्ड गौरी। याद रखना हमने लास्ट में क्या बताया कि जब गजनी भी जाता है लूट, सोमनाथ लूट के, तो उसको भी रास्ते में जाट लूट लेते हैं, ठीक है। और गौरी को भी खोकर जाट जो एक क्लैन होता है, ये क्या करते हैं, गौरी को मार देते हैं। अब गौरी की क्या होगी, डेथ हो गई है अब, ठीक है। लेकिन उसका, ठीक है, ये ठीक है, खोकर जाट मर्डर गौरी। अब इसकी गौरी की डेथ हो चुकी है अब, तो क्या होता है, किंग की डेथ क्या होता है, बंटवारा होगा। तो उसका रीजन जो ऑक्युपाई किया था, अब इसके 4 स्लेव हैं, ठीक है। सबसे प्रिय इसका स्लेव, इसका जो स्लेव है ऐबक है, सेकंड है नसरुद्दीन कुबाचा, तीसरा है ताजुद्दीन अल्डोज, और चौथा है बख्तियार खिलजी। तो ये अपनी टेरिटरी को आपस में टेरिटरी बांट लेते हैं। ये अकबर को दिल्ली पंजाब मिल जाता है, कबूचा को सिंध मुल्तान, ये अफगानिस्तान में था, और ये इसको बंगाल रीजन मिलता है। याद रखना बंगाल उस टाइम का, आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश, असम सब मिला के, असम पूरा असम नहीं, कुछ पार्ट उसका मिला के पूरा बंगाल था, ठीक है। इसको ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब इसकी राजपाट का बंटवारा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, बंटवारा करके चला गया। अब ये चारों कौन है, ये चारों स्लेब्स हैं ये, ठीक है। तो स्लेब्स होने के बाद स्लेब्स होने की वजह से जो डायनेस्टी इंडिया में पड़ती है, दिल्ली एंड पंजाब, देखो ये क्या है, सिंध एंड मुल्तान, सिंध से पहले से ही जब कासिम 712 ईडी में आया था, उस समय ये मतलब कि क्षेत्र जा चुका है हमसे। अफगानिस्तान भी कट चुका है, बंगाल उस समय सेंट्रल में क्या है, दिल्ली एंड पंजाब ही है। तो अब यहाँ से दिल्ली में क्या स्टार्ट होता है, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और इसका पहला राजा कौन होता है, ऐबक होता है। अब ऐबक कौन है, ये गौरी का स्लेव है, स्लेव ऑफ गौरी, ठीक है। तो इस डायनेस्टी का नाम क्या पड़ जाता है इसकी वजह से, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। अब दिल्ली में, या आप कह सकते हैं इंडिया में, अब दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी का नींव पड़ चुकी है, जिसका पहला राजा ऐबक है, ये पड़ चुकी है। अब दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इस वीडियो में फ्रेंड्स छोटा सा इस वीडियो रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्लेव डायनेस्टी को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बाकी जितनी दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी हैं उनको बिल्कुल अच्छे से करेंगे। और जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस क्लास की पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर दूंगा, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और डेली एक वीडियो आएगा, पूरा ही मेडिवल हिस्ट्री बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ हम कंप्लीट कराएंगे इसी चैनल पे। ओके, थैंक यू।